अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स के भी हम इंतज़ार में रहते हैं। तो जनाब, बहुत ही अहम खबरें आलमी दुनिया से और इसके अलावा पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से, वफाकी दारुल-हुकूमत से और सूबाई दारुल-हुकूमतों से भी। पाकिस्तान में तो सियासत की खबरें हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी की उसकी परवाह नहीं, हुकूमत को उसकी परवाह नहीं, अपोजिशन को अपनी पड़ी है, उसके लिए उन्हें भी कोई परवाह नहीं है। किसी बंदे का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ नहीं जाता कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके क्या मज़म्मनात हो सकते हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसका मुल्की सालमियत पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे, कभी किसी ने नहीं सोचा। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, सरहद की इस तरफ या कश्मीर की सरहद की दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ दुश्मन हमें देख तो नहीं रहा, दुश्मन किसी ताक में तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये हम सब महसूस करते होते तो आज तक जितनी हजमियत हमने दुश्मन से उठाई है वो शायद ना उठाते। और हम तो ये है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं और बांग्लादेश के हालात की वजह से हम बजाय इस पे सोचो विचार करने के कि उनके ऐसे हुए हैं तो अपने हालात को ठीक करें, हमने उस खाते को अपने खाते में डालने का, उस यानी इशू को अपने खाते में डाल के आईएसआई के कारनामों से और हमारी खुफिया एजेंसी के कारनामों से मंसूब करना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया हमें वाह वाह और दादे तहसीन दे। दादे तहसीन अपनी जगह, वाह वाह अपनी जगह, और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाना अपनी जगह। लेकिन जनाब कुछ कीजिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान क्या चाह रहा है, उसके हेलीकॉप्टर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। ये दूसरी दफ़ा है, ईरान को आपने बहुत अजीब सबक दिया, उसको बता दिया, आपने हमला किया। अब क्या हो रहा है, ईरान से मामला तय करें। मैं नहीं कहता उस पर हमला करें, नहीं, वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारा हमसाया है, हमसाया से लड़ते नहीं है, हमसाया से बात करके। आपने साइन क्यों किए थे अगर आपने पाइपलाइन बिछानी नहीं थी? आपको नहीं पता था अमेरिका बादर नाराज होगा, ईरान पे पाबंदियां, उसकी पाइपलाइन लेंगे तो आईएमएफ से क्या लेंगे? हालांकि बेशुमार वजूहात है अमेरिका और ईरान के हमारे साथ मामला की, और ईरान ने के साथ जो हम कर रहे हैं, अपना तेल नहीं निकाल रहे, एक गैर सिगाली मुआहदे के तहत, जिसकी कोई वक़्त हैसियत अखलाकी से, अगर थोड़ा सा अखलाक से हट गए हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बदले ईरान क्या कर रहा है, आप किस तरह के मुआहदे उसके साथ कर रहे हैं, वो आपकी मजबूरियों को नहीं समझ रहा। अगर नहीं समझ रहा तो उससे बात करें, बैठ के अपना तेल निकालें, और वो जो आपसे 8 अरब या 18 अरब मांग रहा है ना, वो अपना तेल निकाल के उसे दें, पूरा करें। और किधर अवाम का तेल तो आप निकाल चुके, अवाम की रगों से आप खून निचोड़ चुके, अवाम की रगों से आप अपना वो जो है, वो क्या पंजाबी में मिख कहते हैं, वो भी निकाल चुके, सूप बना चुके हड्डियों का। अब क्या चाहते हैं अवाम से? अब बलूचिस्तान के हालात पे तो जो दें, एक कलबोशन पकड़ के और एक आपने इस तरह की अभिनंदन पकड़ के आप क्या समझते हैं कि हम इस तरह के ढकोसले, इस तरह के ड्रामों, इस तरह की थिएटरों से हम मुतमईन हो जाएंगे? हम बचे हैं या दुनिया में? चलो हमें तो आपने पूरी उम्र ही बेवकूफ़ बनाया, हमारी उम्र ही मोहब्बत में गुजर गई। मोहब्बत में बंदा बेवकूफ़ बन जाता है, मोहब्बत के तकाज़े डिफरेंट होते हैं। हमने पाकिस्तान से मोहब्बत की, पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत की, हमने पाकिस्तान की स्पा से मोहब्बत की, हमने पाकिस्तान के सियासतदानों से मोहब्बत की,
हमें इस मोहब्बत का जो भी सिला मिला वो हमारे नसीब से। हम शिकवा करें किससे? शिकवा उससे भी नहीं करना, क्योंकि उसको गुआ या दामन बना के उस रब्बुल इज़्ज़त को हमने आप पे इत्बार नहीं किया था। हमने आपके सिर्फ इस धरती माँ की, इस धरती माँ के तकाज़ों को नज़र रखते हुए हमने आप पे इत्बार किया था। और आज हमको क्या मिले? लाशें उठानी पड़ रही हैं, शनाख्ती कार्ड दे के तस्दीक शुदा लाशें। दुनिया में कम ही मुल्क हो गए जहाँ पे तस्दीक शुदा लाशें मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उनमें से एक है। अब आते हैं जनाब थोड़ा सा आलमी हालात की तरफ। पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, ईरान पाकिस्तान इंडिया तल्लुकात से बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द इतराफ़ में। क्या हो रहा है जनाब? मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, अरबों के साथ क्या हो रहा है, यमन के हौसियों के साथ क्या हो रहा है। तो जनाब हमास ने इसराइल का नाक में दम किया हुआ है 7 अक्टूबर से। पहली दफ़ा इसराइल की हिस्ट्री में, उनकी भी 75 साल हिस्ट्री हो गई है, उसमें किसी शख्स ने, किसी कौम ने उनको वाकई रिच किया है, तो वो है फ़लस्तीनी बहादुर कौम। मैं फ़लस्तीनियों और लेबनानियों से ख़ास तौर पे बड़ा मुतासर हूँ। मुझे उनकी जो है वो लाइफ स्टाइल से बड़ा प्यार है। मैं देखा करता था 1982 में जब साबरा शितिला कैंप पे हमला हुआ, उसके थोड़ी देर बाद मैं यूरोप चला गया और स्विट्ज़रलैंड पढ़ने के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ अरबी दोस्त थे मेरे कॉलेज के साथी, तो वो मुझे बताया करते थे हालात साबरा शितिला कैंप के। हमने बैठ के, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन भी इतना आम नहीं था, तो हमने रोया करना उनके हालात सुन के, दुख दर्द में, और वो पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई समझते थे। लेकिन जब हमें अदराक हुआ, जब हमें पता चला, जब हमने चीज़ को करीब से देखा, तो हमने देखा कि लेबनान पे आज इसराइल अटैक करता है, 10 दिन बाद उधर एक नई इमारत खड़ी, उससे 2 मंजिला, अगर 50 मंजिला इमारत गिराई है तो वो 55 मंजिला इमारत खड़ी कर दी है चंद दिनों में उधर। इतनी, और मैं हैरान होता था, मैं पूछता था कि आप ये सब कैसे कर रहे? वो कहते हैं कि हम जिस जगह इसराइल इमारतें गिराता है हमारी, हम उसको सारे मिलके ये समझते हैं कि इसे फिर इससे बुलंद करके इसी इमारत को खड़े करना ये हमारा जुनून है। यार ये कैसा जुनून है? कौमें इस तरह बनती हैं, और कौमों के पीछे मुहलकात होते हैं, कौमों के पीछे एक विजन होता है, कौमों के पीछे एक सोच होती है, एक लगन होती है, एक मतलब उनका टारगेट होता है, माइलस्टोन होता है। और हमारे पास माइलस्टोन क्या है? हमें दुबई का वीज़ा चाहिए, चलो चलो दुबई चलो। हमें कतर, कुवैत, मस्कत, अबू धाबी, और हमें शारजा और रास अल खैमा का वीज़ा चाहिए। हमें सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा चाहिए। जी बड़ी छाल मार ली, छलांग लगा लिया, आपने आज़ाद वीज़ा मांग लिया। फिर हम यूरोप गए, डंकियाँ लगा के, हमारे दोस्त लाखों, अब तो करोड़ों भी कह सकते हो, तो कोई बुरा महसूस नहीं करेगा। तो हम यूरोप गए, यूरोप तक पहुँचे, बेशुमार लोग जो 80s के बाद गुजर गए हैं उनको देखा, डंकियाँ लगा के, गुजरात से, जेलम से, पिंडी से, और फिर पूरा सियालकोट और गुजरांवाला, और हर शख्स ज़मीन बेच के यूरोप पहुँच रहा है डंकियाँ लगा के। ये हमारे अहदाफ हैं, हमारे हदफ हैं, ये हमारी मंजिल है। घर का एक मुंडा बाहर कर दो, वापस सारी दिन रोटी पे चलाएगा, और जो रोटी चलाता है सबकी, उसकी अपनी ज़िंदगी अजीर्ण हो जाती है, तबाह हो जाती है। एक तो टाइम पे उसकी शादी नहीं करते, दूसरे शादी करें तो उसकी बीवी को बसने नहीं देते हम, और वो बेचारा साल बाद घर आता है, ना उसकी ज़वाजी ज़िंदगी बनती है, ना जल्दी औलाद होती है।
बहन भाई सभी उसकी पे अय्याशी करते हैं। जब उसको खुद अपना एहसास होता है, उसके बच्चे छोटे होते हैं, सब बहन भाई वो बच्चों को बाहर ले जाता है, तो फिर उसके बाद जनाब घर वाले उसकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ अहदाफ है, ये हमारी मिली सोच का आईना है। और जनाब उसके बाद क्या होता है, यही हमारी कौमी सोच है कि हमें इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, लबनान में, यमन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में, हमें से क्या मगनोती, ये इटालियन कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है। तो जनाब जिस तरह आप इस तरह सोच रखेंगे, और अब जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है कल को हमारे साथ नहीं होगा। वो इसराइल तो अपना दुश्मन नंबर 1 हमको तस्लीम करता है, उसे करना भी चाहिए। हमारे पासपोर्ट पर लिखा है कि आप उधर इसराइल नहीं जा सकते, तो वो किसी और मुल्क ने लिखा है, किसी सऊदिया ने, सीरिया ने, तुर्की ने, यूएई ने, किसी ने लिखा है कि आप इसराइल नहीं जा सकते हो? आपके पासपोर्ट पर लिखा है। इसलिए वो असली दुश्मन तो हमारा वो हुआ, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा कि आप भारत नहीं जाएंगे, इसराइल का लिखा है। और कभी उनके हालात को मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान के हालात भी देख लिया करो। बात बलूचिस्तान की बहुत दर्दनाक है, और बहुत सा पेन, मतलब मुझे करते हुए आपको सुनते हुए हो रहा होगा, बात मुसलमानों की करते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि हमें इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, क्या करें, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। लेकिन इससे आगे भी जिंदगी है, चलना है, सलामती है पाकिस्तान के लिए, सलमियत की इस धरती की करना है कुछ। तो वो जनाब आगे एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तरफ आए 1 साल से जायद अरसा से कप्तान इमरान खान नियाजी साहब जेल में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। केस पे केस, केस पे केस, केस पे केस, 200 डबल सच। हमारी टीम 100 रन पूरे नहीं करती, आउट हो जाती है बांग्लादेश से। हम 200 केस करके उसी क्रिकेट के हीरो के खिलाफ 2 सेंचुरियां मुकम्मल कर रहे हैं। 2 सेंचुरियां मुकम्मल करके फिर भी हमें उस पर कोई उसकी जमानत होती है, नया केस बन जाता है। वो आखिरी केस होता है, समझते हैं, वो नया केस एक रजिस्टर हो गया, एक तोशाखाना खत्म होता है। भाई तोशाखाना तो एक केस होना चाहिए, फिर दूसरा हो जाता है उससे। फिर उसकी बीवी को भी अंदर कर दिया ताकि बीवी उसकी मुलाकात की खबरें आके लोगों तक, कारकुनान तक, उसके दूसरे स्टेप वाली कर्ज को ना पहुंचा सके। उसका नाम लेना टीवी पे हराम, अखबार पे हराम, उसका जिक्र करना सोशल मीडिया पे हराम, आपने फायरवॉल मुतारफ करा दी, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क का सत्यानाश हो गया, पूरा मुल्क रुल गया, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। आप IMF से रो के $1.5 की एक किस्त मांगते हो साल की, और 2 साल के वो आपको 6 अरब अगर दे दे, आपकी ईद हो जाती है, और आप सिर्फ 1 महीने के अंदर मुल्क का 6-7 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हो फायरवॉल। क्योंकि आजकल दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बता दे जो ऑनलाइन नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा काम बता दे। बेशुमार पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि वो घर में बैठ के वो उनको अपने अदारे को अपना ड्यूटी सर अंजाम दे देते हैं, अपनी प्रोग्रेस दे देते हैं। आपने उनका सबका बेड़ा गर्क कर दिया, चंद ब्लॉगरों से डर के, चंद नाम नहाद एंकरों से डर के। यार कितने बुज़दिल कौम हो आप, कितनी बुज़दिल हुकूमत हो आप, कितने बुज़दिल। आप खुद को क्या समझते हो, बहादुर कहते हो? आप हैदर करार की कौम कहलाते हो? खालिद बिन वलीद के आपने टैंकों के नाम रखे हुए हैं। कौन सी हरकत है आप में तारिक बिन वलीद वाली?
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन सी आप में खूबी है? आप मुल्क को बदनाम कर रहे हो। एक जलसे की इजाज़त दी, एंड 2 दिन पहले जब सारे इंतज़ाम कर लेते हैं वो जलसा कैंसिल कर दो, फिर दूसरे की दी, फिर वो जलसा कैंसिल, फिर तीसरे की दी, फिर चौथे की दी, आज 5वें जलसे की इजाज़त। अब आपने NOC इशू कर दिया, आपकी गवर्नमेंट ने, आपके कमिश्नर ने, अदालत, आला अदालत के कहने कि किसी मजिस्ट्रेट के कहने पे नहीं, जब कर दिया तो फिर भी आप उसको फुलफिल करने पे राजी नहीं है। अपने अहद को, अपनी दी हुई जुबान का क्या लिहाज करें, क्या एहतराम करें? फिर आप जलसे से सामान उठा के ले जाते हो, बंदे पकड़ के ले जाते हो, यहाँ जलसा नहीं करना हुआ, जब आपने सिर्फ 4 दिन पहले या 3 दिन पहले ये इजाज़त दी थी। तरले मिन्नतें करके आपने वो पिछला जलसा 22 वाला कैंसिल करवाया। तो आपने वादा किया कि जो आगे जो आप कहेंगे, जलसा जिधर मांगे, लाहौर में मांगेंगे लाहौर, इस्लामाबाद में मांगेंगे इस्लामाबाद देंगे। आपने क्या दिया? फिर कल का रौला पड़ा हुआ है, आज पूरा दिन यही खबरें हैं, कल शाम भी यही खबरें थी। आप सामान उठा के थाने ले गए। एक वो उसने सही कहा था मोहसिन नकवी ने, एक SHO की मार है ये PTI। सही बात है, ये PTI एक SHO की मार है। ये इतने डरपोक लोग, खान से प्यार करने वाले। खाक प्यार करते हो तुम, खान से छुपते फिरते हो, अंडरग्राउंड हो गए हो। इसी तरह आप 1000 साल तक खान आज़ाद नहीं करा सकोगे। और एक बात याद रखना प्यारे दोस्तों, प्यारे पाकिस्तानियों, हम वतनों, एक बात याद रखना, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और आप आज़ाद कराने चले हो, वो कौन सा बेवकूफ़ नून होगी, फिर पार्टी होगी, कौन सी वो बेवकूफ़ होगी वो रजीम जो आपकी ख्वाहिश पे आप हुकूमत आपके हवाले कर देगी, चली जाएगी खुद रिज़ाइन करके। वो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है जितनी गलती तुमने आप लोगों ने की थी पंजाब असम्बली और दूसरी जगहों से सिफे दे के अपनी गवर्नमेंट से खुद तोड़कर। ये इतने बेवकूफ़ नहीं है। ये तो इंटरनेशनल अदालतें आ जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट आ जाए, कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाए इंटरनेशनल, ये उसके कहने पे, ये UNO के कहने पे, यूरोपियन यूनियन के कहने पे, ये इस्लामी उम्मा कमेटी कौंसल के कहने पे ये लोग जाएंगे नहीं है। जब तक आप इनको इनके गिरेबान से पकड़कर ऐवान सदर और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से इनको बाहर नहीं निकालेंगे। देख लेना, मेरा ये व्लॉग याद रखना। आप देख रहे थे मथुर बड़ाइच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। पाकिस्तान की सलामती के लिए दिल से दुआ को है। जागते रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।